हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरु में। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकता और पर्यावरण। क्या है? आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? क्वेश्चन क्या? आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है विकास के कुछ पहलू जो है आनुवांशिकता तथा कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जो है जीनों द्वारा जो है पूरी तरह निर्धारित की जाती है। और तीसरा है अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सवाल क्या है कि सबसे पहले हमको सवाल पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो सवाल है आनुवांशिकता। क्या है? आनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों जब एक साथ भूमिका में रहे तो इसमें से कौन सा कथन है सत्य है? तो देखिए, अगर किसी भी ऑप्शन पे अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमको दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखना होगा। पहला है आनुवांशिकता और दूसरा पर्यावरण। दोनों को जो है उस टॉपिक का जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम ऑप्शन में खोजने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो बी ऑप्शन में सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता दिखाता है जो जीनों द्वारा दिखाता है, ठीक है। और सी में अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि सभी प्रकार के बीमारियों का जो इलाज है केवल पौष्टिक आहार और देखभाल से ही जो है उसका विकार दूर हो सकता है। तीसरा है पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण रखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्यावरण जो है बच्चे के विकास में नहीं, शारीरिक विकास, मानसिक सभी चीज़ों के विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे देखिए केवल शब्द जुड़ा हुआ, ये तो वैसे ही निगेटिव वर्ड है जो कभी भी नहीं होगा। दूसरा है किसी भी, यहाँ देख लीजिए किसी भी, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या कहता है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से जो है अधिक प्रभावित होते हैं। चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बता दें। तो कहते हैं कि बालक के विकास की प्रक्रिया बालक के जो विकास की प्रक्रिया होता है प्रायः आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारकों से जो है प्रभावित होता है। केवल बालक का जो विकास है वो आंतरिक कारणों से जो है ना प्रभाव नहीं आता, बाह्य कारण भी जो है उससे कारण भी प्रभावित होता है। क्या होता है कि आंतरिक कारकों के अंतर्गत केवल अनुवांशिक कारक, शारीरिक कारक, जो बुद्धि कारक है, संवेगात्मक कारक है, सामाजिक कारक है या बाह्य कारक के अंतर्गत पर्यावरण आते हैं। देखिए हम आपको बता दें तो कहते हैं कि आंतरिक के अंदर में कौन कौन से आते हैं। तो आंतरिक में जो है शारीरिक आता है, बुद्धि आता है, संवेगात्मक आता है। और देखिए सामाजिक कारक तथा बाह्य कारक दोनों एक ही है। सामाजिक कारक या बाह्य कारक के अंतर्गत जो है पर्यावरण आता है, सामाजिक कारण भी आता है, आर्थिक कारण भी आता है, इत्यादि आता है। अतः ये जो है एकदम विकल्प जो है एकदम सुटेबल है। क्या कि विकास के कुछ पहले जो है अनुवांशिक भी होते हैं और कुछ पहलू जो है पर्यावरण भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा है? तो आप लोगों को सबसे पहले क्या है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक है, चाहे पियाजे हो, स्किनर हो, कोहलबर्ग हो, फ्रेबल हो, उस सब के जो सिद्धांत सबसे पहले आप लोग याद कर ले। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी हो जाएगी कि जो सिद्धांत दिया हुआ है वो किसके सिद्धांत है। बहुत ही आसान तरीका है। आप सारे एक एक पेज करके जो है पियाजे का अलग, कोहलबर्ग का अलग, स्किनर का अलग, फ्रोबेल का अलग एक एक पेज में लिख लें कि उनसे रिलेटेड जो भी शब्द आते हैं उसको एक जगह एकत्रित करते चले। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है? क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है। देखिए कहता है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। क्या है? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। चलिए ये इनका कथन नहीं है। दूसरा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। क्या है? बच्चे, आप सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझ लेना है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है।
तो इसका मतलब है कि जो है वो पियाजे का सिद्धांत है, जो नहीं है वो पियाजे का सिद्धांत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे निगेटिव नहीं पॉजिटिव पहले खोल लेते हैं। तो विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, सही बात है, विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, सही बात है, बच्चे ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते हैं अपने ज्ञान और का उपयोग करते हुए वो जो है अपने मानसिक विकास और को जो है तेज करते हैं। तीसरा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो क्या है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे का सिद्धांत नहीं है। क्या है, पियाजे का सिद्धांत ये नहीं है। और चौथा सिद्धांत आंसर है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, सही बात है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, तो वह निरंतर अभ्यास से अधिगम जो है वो पियाजे का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। क्या है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अमान्यता व अनुत्क्रमणीयता। देखिए क्वेश्चन क्या है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, जो इसमें नहीं है, यानी जो नहीं है उसको हमको ढूंढना है। तो इसमें जो है आपको ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार है, अमान्यता जो है ये भी एक पूर्व संक्रियात्मक का विचार है, अनुकर्मण्यता ये भी एक विचार है, लेकिन कौन सा विचार नहीं है, तो प्रतीकात्मक विकास जो है ये पूर्व संक्रियात्मक विचार का विकास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि थोड़ा सा यहाँ इसको सेटअप कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि डाइस दिया हुआ है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 4, और सवाल है कि इसके अलावा, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए पहला ऑप्शन है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे खेल विकास करते हैं तो अपने भूमिका पे महत्वपूर्ण भूमिका होता है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह भी बात सही है कि खेल युवा बच्चों के इंद्रियों को जो है उत्तेजित करता है। देखिए तीसरा जो ऑप्शन है वैसे ही कह रहा है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल जो है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है। तो आपको जो है इस पे निम्नलिखित कारणों के अलावा और जो भी कारण है वो सब सही है, लेकिन जो एक समय बिताने का एक सुखद तरीका खेल नहीं है, जबकि वो मानसिक शारीरिक इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला एक तरीका है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा सी, और इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसके बारे में हम बता दें, खेल बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, क्योंकि यह मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ आराम का भी एक तरीका होता है, ठीक है, जिस कारण बच्चा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ भी होता। अतः स्पष्ट है कि खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका न होकर एक विकास की आवश्यक प्रक्रिया है। यानी कि समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा भी जो है निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, दूसरा है सही जवाब क्या है, तीसरा क्या है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, और चौथा क्या है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। चलिए इसको हम फिर से समझते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर सकता है। जैसे कि हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो वो ज़्यादा गंभीर नहीं सोचेंगे, वो डायरेक्ट आंसर दे देंगे, यस सर हमको आता है या हमको नहीं आता है। ठीक है, बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित के लिए हम क्या आप उनसे प्रश्न करेंगे
या उससे हम पूछेंगे सही जवाब क्या है, तो भी बच्चा तर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? बच्चा को अगर हम उसको सोचने के लिए कहेंगे तो बच्चा उतना डीपली नहीं सोच पाएगा, लेकिन हम उसको विभिन्न तरीकों से इसे कैसे हल कर सकते हैं, अगर इस चीज़ पे अगर हम बच्चा को जोड़ देंगे, तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा सवाल सही बना के लाया है, ठीक है, अगर सही सवाल सही है तो उसके सामने हम एक प्रश्न रखेंगे कि क्या आप इसको अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस रूप में बच्चा जो है गंभीर रूप में सोचने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं, मतलब क्या एक तरह से जो है वो कोशिश करते हैं कि इसको एक अलग तरीका से बनाया जाए, तब जब बच्चों को वो सवाल आता हो। ठीक है, क्यों? इसलिए कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यह प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित भी करता है, क्योंकि इस प्रश्न के समाधान हेतु बच्चों को प्रश्न के हल की ज्ञात विधि के अलावा भी उसे प्रश्न हल करने के लिए अन्य विधियों के लिए सोचना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा, देखिए ये सब पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, सतत विकास क्या होता है, अधिगम के जितने भी पॉइंट आपको जहाँ कहीं भी मिले एक एक पेज उसके लिए रख लें। सतत विकास के लिए एक पेज, प्रगतिशील शिक्षा के लिए एक पेज, एनसीएफ के लिए एक पेज, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उस चीज़ से रिलेटेड जो भी पॉइंट आते उस पेज में लिखे और उसको रिवीजन बार बार करते रहे। इसमें क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग करना, ये तो सारे के सारे पॉजिटिव है। दूसरा है थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई प्रशिक्षण या रैंकिंग, ये बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों के लेबलिंग करना, ये बात बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्तिगत अधिगम क्षमता करें, चाहे वो क्षमता समूह बनाए या बच्चों छात्रों की लेवलिंग करे, व्यक्तिगत अधिगम के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता। तीसरा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग करना, ये तीनों नहीं होगा। तो सबसे जो क्या करता है पॉजिटिव आता है, क्या है प्रगतिशील शिक्षा में कि करके सीखना, परियोजना विधि और साथ में सहयोग से सीखना, ये जो पहला ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला ऑप्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी है, पहला आंसर हो जाएगा। हम आपको बताते चले कि प्रगतिशील शिक्षा जिसकी अवधारणा जो है जॉन डीवी ने किया था। किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। इसमें बालक के स्वयं सीखने पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है तथा इस शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व जो था वो था रुचि तथा प्रयास। क्या था? जॉन डीवी के द्वारा जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व का जो प्रयोग किया गया था वो था रुचि और प्रयास, क्योंकि करके सीखना, परियोजना विधि द्वारा सीखना तथा सहयोग से सीखना, तीनों प्रक्रियाएं स्वयं सीखने के अंतर्गत आती है। अतः विकल्प ए जो है सटीक आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्रगतिशील शिक्षा। देखिए पिछले वाले वीडियो क्वेश्चन में हमने बताया था कि प्रगतिशील शिक्षा, और उसी के थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन कर दिया है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि जो है शिक्षा जो है स्वयं ही जीवन है। आपके पास ऑप्शन है कि स्कूल को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। दूसरा, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। तीसरा है स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंबित करते हैं। और चौथा है जीवन से अच्छा शिक्षक है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। आपको क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा में कौन सा कथन जो है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखिए कहता है कि स्कूली शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ये बात जो है एक, आप क्या लगता है कि अगर ये बात जो है अगर ज़्यादातर स्कूली शिक्षा को यथासंभव जो है लंबे समय तक रखा जाएगा तो क्या विद्यार्थी इसमें रुचि लेंगे? कभी भी रुचि नहीं लेंगे। और आपको हम बताए थे प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी ने कहा था कि रुचि तथा प्रयास से ही बच्चे जो है
सीख पाते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में ज़्यादा लंबे तक समय नहीं होना चाहिए। दूसरा है स्किलों की आवश्यकता नहीं है। जब स्कूलों आवश्यकता नहीं है तो फिर बच्चों के जीवन में से कैसे प्राप्त हो सकती है। माता पिता तो भर जीवन उसको शिक्षा नहीं दे पाएगी। तो है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत है। तीसरा, स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया, देखिए सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया बार बार आता है, सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया जो है को प्रतिबिंबित करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं और जीवन शिक्षा शिक्षक है, सही बात है, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना अधिगम करने की जरूरत ही पड़ेगी। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिलते रहे। कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में जो है बालक को इस टाइप से हम तैयार करें कि उसको जो है सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त जो है अवसर मिले। साथ ही साथ जनतांत्रिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की भी स्थापना हो सके। इसके लिए जो है स्कूलों में सामाजिक शिक्षा और प्राकृतिक दुनिया को जो है प्रतिबिंबित करने वाला जो ऑप्शन है वो सही है और इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, और इसका आंसर जो है आपको सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब आ गए हमारे कोलबर्ग भैया। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। हम अभी आपको बताए थे कि जो पियाजे थे, कोलबर्ग हैं, जितने भी राइटर्स हैं उसका जो है एक एक नोट्स बना के आप अलग अलग रखें, उसके बारे में आप जाने पढ़े, तब जाके आपको बहुत आसान होगा। आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के जो 18, 19, 20 के जो एग्ज़ाम हुए उसमें आप अक्सर देख सकते हैं। मैं वहीं से जो है उसको लेके आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। ये 8वां है। तो ऑप्शन है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, समर्थन किया। दूसरा है, इस सिद्धांत से विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और चौथा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। देखिए जो कोहलबर्ग साहब थे उनका जो मानना था कि नैतिक शिक्षा या चारित्रिक विकास का सिद्धांत उन्होंने ही 1969 ईस्वी में दिया था और उन्होंने नैतिक शिक्षा को 3 स्तर तथा 6 अवस्था में बांटा था। कोहलबर्ग साहब ने नैतिक शिक्षा को 3 स्तर तथा 6 अवस्था में बांटे थे। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का संगठन किया था। क्या है, उसके के बीच एक सहयोग का संगठन किया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम चलिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1969 ईस्वी में नैतिक विकास या चारित्रिक विकास का सिद्धांत जो है दिया था, जिन्होंने बालक के नैतिक विकास को 3 स्तरों तथा 6 अवस्थाओं में जो है बांटा था। कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की नैतिक की विकास जो है प्रत्येक अवस्था में उसके द्वारा दिए गए नैतिक तर्क इस बात पर आधारित होते हैं कि कुछ स्तर पर बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास हुआ है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। पहला ऑप्शन है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। दूसरा ऑप्शन है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो। तीसरा है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। और चौथा है, उस बिंदु के जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। लीव सिमोन वाइगोत्स्की, क्या है, वाइगोत्स्की, जो कि सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। के अनुसार बालक अपने वास्तविक स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकता है।
आप देख सकते हैं कि किस स्तर पे जो है बालक जो है समस्याओं का जो है समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह स्तर संभावित विकास स्तर होता है तथा बालक के विकास स्तर तथा संभावित विकास स्तर के बीच का क्षेत्र जो है वाइगोत्स्की के अनुसार निकटवर्ती या निकटतम विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं कि इसका आंसर सी हो जाएगा और कह रहा है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है एक संदर्भ जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। उनका मानना था वो जो थे वो सोवियत संघ के थे, वाइगोत्स्की वो सोवियत संघ के थे और उनका मानना था कि बच्चे को अगर थोड़ा सा भी निर्देश मिल जाता है तो वो उसके सहयोग के माध्यम से जो कार्य होता है वो लगभग जो है स्वयं कर सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर ऐसे ही हमारे चैनल पे आप बने हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपके ऐसे सहपाठी हैं जो सीटेट टेट या किसी भी टेट की तैयारी करते हो तो उसको आप फॉरवर्ड करें, हमें सपोर्ट करें ताकि जल्द से जल्द मैं लाइव आऊँ और आप लोगों के बीच जो है एक बड़े से बोर्ड पे पढ़ा पाऊँ। अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए। कहा एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, क्या है? एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। दूसरा है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। और तीसरा है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि कहता है कि एक उभयलिंगी, हम लोगों को पता है कि समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, एक स्त्री, एक पुरुष, एक नपुंसक लिंग, जिसे लोग उभयलिंग भी कहते हैं। तो एक उभयलिंग जो है स्त्री लक्षणों तथा पुरुष को संवर्धित करता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री का लक्षण होगा और पुरुष का जो है वो भेष में रहेगा। दूसरा है आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, ये आंसर एकदम बिल्कुल फिट करता है क्योंकि एक उभयलिंग जो होता है उस पर आमतौर पर माना गया है कि इस मर्दाने और स्त्री दोनों के गुण का जो है समायोजन, मतलब दोनों को जोड़ के जो गुण निकलता है वो जाके उभयलिंग कहलाता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री वाला लक्षण है, गुण जो है पुरुष वाला है। आपको तीसरा ऑप्शन है दृढ़ और अहंकारी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक उभयलिंगी जो है वो दृढ़ और अहंकारी होगा, ये देखिए निगेटिव वर्ड है। और तीसरा क्या है, उभयलिंगी में एक सामाजिक रूढ़िवादिता लिंग। अब यहाँ पे रूढ़िवादिता की भी चर्चा हो रही है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। उभयलिंगी व्यक्तित्व का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों लिंगों अर्थात पुरुष तथा स्त्री दोनों के माने गए गुणों का जो है समायोजन होता है। यह व्यक्ति दोनों की भांति व्यवहार करने में सक्षम होता है। चलिए वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।